हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार सिंह आशा करता हूं आप सभी का नेक्स्ट आईएएस अनुभव फोर्थ के साथ एक्सपीरियंस यानी अनुभव काफी शानदार रहा होगा। आज हम लोग नेक्स्ट आईएएस अनुभव फोर्थ के जीएस पेपर के राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी पार्ट पर परिचर्चा करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन 1, संविधान संशोधन विधेयक मूल अधिकारों में संशोधन कर सकता है, लेकिन यह संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित या नष्ट नहीं कर सकता। देखिए, क्वेश्चन से पहले चलिए थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि मूल ढांचे से क्या तात्पर्य है। देखिए, जो हमारा मूल संविधान था उसमें संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार में शामिल था। साथ ही हम लोगों ने यह संकल्पना भी की थी कि जमींदारी उन्मूलन की जाएगी और समानता के प्रयास किए जाएंगे। लेकिन जमींदारी उन्मूलन के प्रयास और संपत्ति का मूल अधिकार, इन दोनों के बीच में कुछ मतभेद आ रहे थे। ये इसी को देखते हुए भारतीय संसद के द्वारा पहला संविधान संशोधन पारित किया गया और 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल की गई। हम सभी जानते हैं कि 9वीं अनुसूची के तहत संकल्पना रखी गई थी कि अगर कुछ अधिनियम 9वीं अनुसूची में दर्ज कर दिए जाते हैं तो न्यायालय उनका न्यायिक परीक्षण नहीं कर सकता। इसी को देखते हुए पहला न्यायालय में वाद आया था, जिसको शंकरी प्रसाद केस के नाम से हम लोग जानते हैं। ये पहले संविधान संशोधन के उपरांत आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया था कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। इसमें मूल अधिकार भी शामिल है। तो अर्थात 368 अनुच्छेद के तहत संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा केस है सज्जन सिंह। सज्जन सिंह वाद, यह आपका 1964 में आया था और लगभग यही अपना निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोहराया गया था कि संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। आगे हम देखें तो एक महत्वपूर्ण निर्णय आता है गोलकनाथ। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपने प्रारंभ के दोनों वाद में दिए गए निर्णय को पलट दिया। इन्होंने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। मूल अधिकारों में अपने संशोधन की शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए संसद द्वारा कुछ संविधान संशोधन किए गए और यह अंततः हमारे एक प्रमुख केस केशवानंद भारती वाद 1973 में आया। केशवानंद भारती वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने गोलकनाथ वाद में दिए गए निर्णय को पलट दिया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माना गया है कि संविधान में संशोधन करने के लिए संसद चाहे तो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। मूल ढांचे की इस वाद में परिभाषा नहीं दी गई थी, लेकिन समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल ढांचे की संकल्पना को विस्तारित किया जाता रहता है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक देश आदि ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो मूल ढांचे का हिस्सा है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। संविधान संशोधन विधेयक मूल अधिकारों में संशोधन कर सकता है। जैसा कि हमने कहा कि केशवानंद भारती के बाद में यह स्पष्ट हो गया था कि संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन यह संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित या नष्ट नहीं कर सकता। स्पष्ट है। कथन एक सही है, सिर्फ मूल ढांचे को संसद संशोधित नहीं कर सकती, इसके अतिरिक्त किसी को संविधान के किसी भाग को संशोधित कर सकती है, भले ही वह मूल अधिकार भी क्यों ना हो। कथन 2 की ओर चलते, किसी साधारण अधिनियम
को मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। सामान्य सी बात है कि साधारण अधिनियम अगर संविधान का उल्लंघन करता है और मुख्यतः मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन उसे केवल संविधान संशोधन के मूल ढांचे, संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए, अंजुम कादरी वाद 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि मूल ढांचे के उल्लंघन का परीक्षण सिर्फ उन्हीं मामलों में किया जा सकता है जहां पर संसद के द्वारा संविधान संशोधन किया गया हो, उस अधिनियम के तहत ही किया जा सकता है। सामान्य अधिनियम के मामले में यह नहीं, परीक्षण नहीं किया जा सकता। सामान्य विधेयक के मामले में वही पुरानी परंपरा अर्थात संविधान का उल्लंघन और विशेषतः मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही उसका न्यायिक परीक्षण किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा कथन 2 भी सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सी 1 और 2 हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के संदर्भ में निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। स्थिति 1, देखिए संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत अगर राष्ट्रपति को लगे कि विधि का कोई सारगर्भित प्रश्न है या कोई सार्वजनिक हित का प्रश्न है अथवा कुछ संविधान के पूर्व की संधि या समझौते हैं जिन पर कुछ परामर्श लिए जाने चाहिए, तो सर्वोच्च न्यायालय को इन मामलों को रेफर कर सकते हैं। ठीक है। स्थिति 1, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित एक विधेयक को उच्चतम न्यायालय को कुछ संवैधानिक प्रश्नों पर उसकी राय के लिए संदर्भित कर सकता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि अगर राष्ट्रपति को विधि का कोई सारगर्भित जो प्रश्न है जिस पर उच्चतम न्यायालय की राय ली जानी चाहिए, तो वह अनुच्छेद 143 के तहत उसकी अपनी राय के लिए उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करता है। स्थिति 2, राष्ट्रपति 2 राज्यों के मध्य किसी पूर्व संविधान समझौते से उत्पन्न विवाद को उच्चतम न्यायालय के पास उसकी राय के लिए भेजता है। जैसा कि मैंने कहा कि संविधान पूर्व के किसी समझौते संधि से संबंधित किसी भी उत्पन्न विवाद को लिए राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को उच्चतम न्यायालय की राय के लिए उसके पास से संदर्भित कर सकता है। ठीक है, ये दोनों ही स्थिति हमारे अनुच्छेद 143 में प्रदान की गई है। ठीक है, तो मैं कुछ इसमें एक्स्ट्रा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए स्थिति 1 के तहत अगर विधि का कोई प्रश्न सारगर्भित प्रश्न उपस्थित होता है या विधेयक है, अगर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति द्वारा यह संदर्भित किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है कि वह इस पर अपनी राय देगा। ठीक है, लेकिन अगर राष्ट्रपति किसी संविधान पूर्व समझौते और संधि से उत्पन्न विवाद के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय जानने के लिए संदर्भित करता है मामला, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य है वहां पर राय देने के लिए। ठीक है, उपर्युक्त के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? स्थिति 1 में उच्चतम न्यायालय अपनी राय देने से इनकार कर सकता है, जैसे कि मैंने अभी कहा इनकार कर सकता है, और यदि वह राय देता भी है तो राष्ट्रपति उस पर अमल करने के लिए बाध्य नहीं है। देखिए स्पष्ट है 143 में जो राय राष्ट्रपति द्वारा मांगी जाती है उच्चतम न्यायालय से, राष्ट्रपति किसी भी मामले में उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये आप एक चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह कथन 1 हमारा सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय अपनी राय देने से इनकार कर सकता है स्थिति 1 में, और राष्ट्रपति किसी मामले में उसकी राय मानने के लिए बाध्य नहीं है, तो इस तरह कथन 1 सही है। स्थिति 2 में उच्चतम न्यायालय अपनी राय देने के लिए बाध्य है और राष्ट्रपति उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है। देखिए राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय बाध्य है, यह बात सही है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा किसी भी मामले में राष्ट्रपति राय मानने के लिए बाध्य नहीं है, तो यह सही नहीं है, तो इस तरह कथन 2 हमारा सही नहीं है। कथन 3, दोनों स्थितियों में उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 143 के अंतर्गत संदर्भ सुनने के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की एक पीठ गठित करेगा। कथन 3 सही है। देखिए अनुच्छेद 145, ठीक है, अनुच्छेद 145 में बात की गई है कि अगर कोई विधि का सारगर्भित प्रश्न उपस्थित होता है अथवा संविधान के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उपस्थित होता है, तो उच्चतम न्यायालय इस मामले में कम से कम
5 न्यायाधीशों की पीठ का गठन करेगा। और हम जानते हैं कि आर्टिकल 143 के तहत जो मामले जाते हैं विधि के सारगर्भ महत्व के ही होते हैं, तो इसलिए उनमें भी कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया जाता है। तो इस तरह कथन 3 हमारा सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 और 3, ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 हमारा सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल की निषेधाधिकार वीटो शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है लेकिन उसे संसद के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। देखिए अनुच्छेद 111 110 में धन विधेयक के बारे में, अनुच्छेद 111 में धन विधेयक और सामान्य विधेयक के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति उन पर क्या निर्णय ले सकता है। देखिए जब अगर हम बात करें सामान्य विधेयक की, तो राष्ट्रपति उन पर या तो अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा अपनी स्वीकृति रोक सकता है, अथवा उन्हें संसद को वापस कर सकता है, पुनर्विचार के लिए उस विधेयक को संसद को वापस कर सकता है। हालांकि इस मामले में यह है कि अगर संसद की बिना किसी संशोधन के या संशोधन के तहत उसे दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। लेकिन अगर धन विधेयक में करें तो वह पुनर्विचार के लिए उसे वापस नहीं भेज सकता, या तो उस पर अपनी स्वीकृति राष्ट्रपति प्रदान करेंगे अथवा रोक लेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है लेकिन उसे संसद के पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। कथन 1 सही है। कथन 2, राष्ट्रपति किसी संविधान संशोधन विधेयक को न तो अपनी स्वीकृति देने से इनकार कर सकते हैं और न ही उसे संसद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। देखिए पुनर्विचार के मामले में हमें पता है कि यह सिर्फ सामान्य विधेयक के मामले में किया जाता है, ना तो यह धन विधेयक के मामले में किया जा सकता है और ना ही संविधान संशोधन विधेयक के मामले में किया जा सकता है। और साथ ही अनुच्छेद 368 के तहत यह भी निहित है 368 में कि राष्ट्रपति सिर्फ संविधान संशोधन विधेयक को अपनी स्वीकृति देंगे, अर्थात वह इन्हें रोक भी नहीं सकते। ठीक है, तो स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकते, ठीक है, और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते। तो कथन 2 भी हमारा सही होगा। कथन 3, किसी राज्य का राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। देखिए अनुच्छेद 200 में इस बात की चर्चा की गई राज्य का राज्यपाल क्या निर्णय लेगा जब उसके पास विधेयक आएगा। तो इसी में बात की गई है कि वह जैसे मामला अगर सामान्य विधेयक का हो तो वह उस पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, रोक सकते हैं, अथवा विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, या उसे अगर आवश्यक समझे तो राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकते हैं। धन विधेयक के मामले में या तो अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या रोक सकते हैं, या राष्ट्रपति के विचारार्थ उसको आरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि ऐसा निर्णय लेने के लिए कि राष्ट्रपति के विचारार्थ रखना है या नहीं आरक्षित करना है, तो राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, अपने विवेकाधिकार पर कार्य करते हैं। तो कथन 3 भी हमारा सही है। कथन 4 की ओर चलते हैं। यदि राज्यपाल किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को लौटा देता तो उसे संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के पुनः पारित कर दिया जाता है, तो राज्यपाल उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं रोक सकता। जैसे कि हमने अभी चर्चा की, अनुच्छेद 200 के तहत अगर सामान्य विधेयक है तो राज्यपाल या तो उस पर अपनी स्वीकृति देंगे अथवा रोक लेंगे, अथवा राष्ट्रपति के विचारार्थ उसको आरक्षित कर सकते हैं, अथवा उसे विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन यहां पर यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि अगर विधानमंडल उस विधेयक को संशोधनों के साथ अथवा बिना किसी संशोधनों के राज्यपाल के पास वापस भेजती है तो राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति नहीं रोक सकते, वह स्वीकृति देंगे। तो इस तरह कथन 4 भी हमारा सही हो जाता है। सो डी 1, 2, 3 और 4 हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित सिद्धांतों के अनुसार विकास के अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार के बीच संवैधानिक संबंधों को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि
विकास का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 के तहत जो मूल अधिकार प्रदान किए गए उसमें निहित है। ठीक है, और साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया था विकास के अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के बीच में कोई भी संघर्ष या विरोधाभास नहीं है, बल्कि दोनों का सामंजस्य है, दोनों में सामंजस्य ही है। और यह सामंजस्य जो सतत विकास का सिद्धांत है उसके माध्यम से संतुलित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है दोनों अधिकार पूर्ण है और उन पर कोई युक्तियुक्त प्रतिबंध लागू नहीं किया जा सकता। देखिए हम जानते हैं कि अधिकतम मूल अधिकारों में युक्त निर्बंधन तो लागू किए जा सकते हैं, तो ए सही नहीं होगा। बी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार विकास के अधिकार से श्रेष्ठ है, उस पर प्रधानता रखता है, यह भी सही नहीं है, दोनों के बीच सामंजस्य ही रखा जाएगा, इनके बीच संघर्ष नहीं है। सी, दोनों अधिकारों को अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है, सही है, और इन्हें सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत के माध्यम से संतुलित किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी सही है। जैसे कि मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि दोनों के बीच विरोधाभास नहीं है और दोनों को सतत विकास के सिद्धांत के आधार पर ही संतुलित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा था कि विकास को मनमाने तरीके से रोकना भी सही नहीं है और स्वच्छ पर्यावरण का यानी इस पर्यावरण को संरक्षित करने का भी अधिकार उतना ही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह दर्शाता है कि भारत में संविधान का अधिकार संसद से अधिक है? देखिए हम जानते हैं संविधान की सर्वोच्चता एक मूल ढांचे का ही भाग है। कथन एक, संसद द्वारा बनाए गए सभी कानून विधि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं। देखिए यह कथन सही है। हम जानते हैं कि जो पहले संविधान संशोधन के तहत जब 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में समाहित किया गया था तो उसमें यह प्रावधान किया गया था अगर किसी अधिनियम को 9वीं अनुसूची के तहत शामिल कर देते हैं तो वह न्यायिक परीक्षण से उन्मुक्ति प्राप्त कर लेती है। लेकिन हम जानते हैं 2007 के IR कोहेलो जो केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि 9वीं अनुसूची भी न्यायिक परीक्षण से बच नहीं सकती है। तो संसद द्वारा बनाए गए सभी कानून विधि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन होते हैं। तो कथन एक हमारा सही है। कथन दो, संविधान में यह स्पष्ट किया गया कि संसद का गठन कैसे किया जाएगा तथा उसकी शक्तियां क्या होगी। देखिए स्पष्ट है कि अनुच्छेद 79 में बताया गया है कि भारत की एक संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होगी। इसके अलावा आगे हम देखें तो सदन की प्रक्रिया क्या होगी, सदन का गठन किस प्रकार हो, सदन के सदस्य कैसे होंगे, उनकी शक्तियां क्या होगी, ये सब कुछ संविधान में ही बताया गया है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि संविधान जो है हमारा वो संसद से भी उच्च है। तो इस तरह कथन दो भी हमारा सही हो जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो संविधान का अधिकार संसद से अधिक है, तो ये दोनों ही कथन यह प्रदर्शित करते हैं। सी, एक और दोनों हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि यह निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का उल्लंघन करता है? देखिए एडवोकेट ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR केस में हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। देखिए पहले चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में जान लेते हैं कि 2018 में इस योजना को लागू किया गया था ताकि चुनाव में काले धन के प्रयोग को रोका जा सके। इसके तहत क्या कार्य किया जाता था कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है अथवा कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है भारत में, वह SBI की कुछ विशेष शाखाओं से चुनावी बॉन्ड खरीद सकती थी। उस पर ना तो जो खरीदार का नाम रहता था और ना ही जिसको प्रदान किया जाएगा उसका नाम रहता था। ठीक है, और वह व्यक्ति अथवा कंपनी जो उसको खरीदता है उसे किसी एक ऐसी राजनीतिक दल जो उसकी पसंद का है प्रदान कर सकती थी जिसे वह उचित समझे। लेकिन उस मामले में सिर्फ यह एक शर्त थी कि पिछले आम चुनाव में या राज्य विधानसभा के चुनाव में
उस दल ने कम से कम वैध मतों का 1% कम से कम प्राप्त किया हो। ठीक है, तो संबंधित राजनीतिक दल उसे बैंक में जमा कर भुगतान प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, तो देखिए ये चुनावी बॉन्ड योजना मुख्यतः काले धन या अवैध धन का जो चुनाव में उपयोग है उसे रोकने के लिए लाई गई थी। ठीक है, लेकिन इसकी गोपनीयता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एडीआर वाद में इसको असंवैधानिक घोषित किया और इसको साथ ही बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति एवं भाषण की स्वतंत्रता तथा जानने के अधिकार का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो इस तरह हम जानते हैं कि बी, क्योंकि अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार उसका उल्लंघन करता है, तो इस तरह से चुनावी बॉन्ड योजना को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त आईटी एक्ट 1961 में संसद द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना के लिए किए गए संशोधन, आरपीए 1951 में चुनावी बॉन्ड योजना के लिए किए गए संशोधन तथा कंपनी अधिनियम कंपनीज एक्ट 2013 में इस योजना के लिए संसद द्वारा जो संशोधन किए गए थे, तीनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। इसमें मुख्यतः हमारा जानना रहेगा कंपनीज एक्ट यानी कंपनी अधिनियम 2013 में जो मुख्य संशोधन किए गए थे वो क्या थे। देखिए, इससे पूर्व किसी भी कंपनी के पर यह नियम लागू होता था कि वह राजनीतिक दल को सिर्फ अपने पिछले 3 वर्षों की औसत लाभ के कुल 7.5% तक ही अधिकतम राजनीतिक अनुदान प्रदान कर सकती है। कुल अनुदान जो होगा वो कंपनी अपने पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ का अधिकतम 7.5% ही प्रदान कर सकती है। लेकिन 2018 में जब कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन किया गया था, इस सीमा को हटा दिया गया था, यानी कंपनी अधिकतम कितना भी चाहे उतना राजनीतिक अनुदान प्रदान कर सकती है। यह सही नहीं था और इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कंपनी अधिनियम 2013 में जो संशोधन किए गए थे उसको भी रद्द कर दिया। तो इस तरह हम जानते हैं हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान एडीआर तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, माध्यस्थम आर्बिट्रेशन में निर्णय पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है, जबकि मध्यस्थता मीडिएशन में समझौता तभी बाध्यकारी होता है जब दोनों पक्ष परस्पर सहमत हो। ठीक है, देखिए माध्यस्थम यानी आर्बिट्रेशन में जो निर्णय प्रदान किए जाते हैं आर्बिट्रेरी जो आर्बिट्रेशन न्यायाधिकरण है उनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, ये निर्णय दोनों ही पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं क्योंकि दोनों ही पक्ष आपसी सहमति से ऐसे न्यायाधिकरण में जाते हैं। ठीक है, जबकि मध्यस्थता में समझौता तभी बाध्यकारी होता है जब दोनों पक्ष परस्पर सहमत होते हैं। देखिए मध्यस्थता में मीडिएशन में मीडिएटर यानी मध्यस्थ द्वारा किसी एक समझौते पर पहुंचने के लिए प्रयास किए जाते हैं, दोनों पक्षों को सहायता दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह यह सही है। देखिए यहां यह भी जानना होगा कि जो माध्यस्थम है, यह माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के तहत विधिक दर्जा रखती है। वहीं मीडिएशन है यानी मध्यस्थता यह मध्यस्थता अधिनियम 2023 के तहत विधिक मान्यता रखती है। ठीक है, कथन 1 हमारा सही है। कथन 2, मध्यस्थता में मध्यस्थ सक्रिय रूप से समाधान प्रस्तावित करता है, जबकि सुलह में सुलहकर्ता मुख्य रूप से समाधान प्रस्तावित किए बिना संप्रेषण को सुगम बनाता। देखिए ये दोनों चीजें आपस में चेंज हुई है। मध्यस्थता में जो मध्यस्थ है वो समाधान प्रस्तावित किए बिना संप्रेषण को सुगम बनाता है और
किसी एक निर्णय पहुंचने का प्रयास करता है। अगर सभी पक्ष चाहें तो वह सक्रिय रूप से भी समाधान प्रस्तावित करने का प्रयास करता है, लेकिन यह कथन अपने आप में सही नहीं है कि मध्यस्थता में मध्यस्थ सक्रिय रूप से समाधान प्रस्तावित करता है। यह तभी होता है जब दोनों पक्ष चाहे या जितने भी पक्ष उसमें शामिल हैं। जबकि सुलह में होता है कि सुलहकर्ता जो होते हैं सक्रिय रूप से समाधान प्रस्तावित करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह कथन 2 हमारा सही नहीं है। कथन 3, भारत में मध्यस्थता और सुलह को वैधानिक समर्थन प्राप्त है। हम जानते हैं मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के तहत वैधानिक समर्थन प्राप्त है, लेकिन मध्यस्थता के लिए कोई वैधानिक ढांचा नहीं है। जबकि हमने अभी देखा ही है कि मध्यस्थता अधिनियम 2023 के तहत मध्यस्थता को भी वैधानिक आधार प्राप्त है। तो कथन 3 हमारा सही नहीं है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, यानी कथन 1 हमारा सही है। लोकपाल को निम्नलिखित में से किस लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार है? ठीक है, हम जानते हैं कि लोकपाल भारत की सर्वोच्च भ्रष्टाचार जांच एजेंसी के रूप में कार्य करता है और इसका गठन लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत किया गया था। जहां केंद्र स्तर पर कार्य लोकपाल के द्वारा किए जाते हैं, वहीं राज्यों के स्तर पर जो कार्य लोकायुक्तों के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, लोकपाल को निम्नलिखित किस लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार है? लोकपाल जो केंद्रीय स्तर के हमारे सिविल सेवक होते हैं या सार्वजनिक सेवक होते हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए अधिकृत है। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री सही हैं, लेकिन कुछ सीमाओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री कुछ विशेष प्रक्रिया के साथ भारत के प्रधानमंत्री की जांच कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद की भी ये जांच कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, यह भी सही है क्योंकि केंद्र स्तर के ही सार्वजनिक सेवक होते हैं। और भारत सरकार के अधीन समूह ए के अधिकारी की भी यह जांच कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं राज्य विधानसभाओं के सदस्य। जैसे कि हमने बात की राज्यों के मामले में लोकपाल की बजाय यह अधिकार लोकायुक्त को प्राप्त है, तो ये नहीं है, सही है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आपका ऑप्शन सी केवल 1, 2, 3 और 4 सही आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम जानते हैं कि अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है, वहीं अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। उन्हें कुछ व्यक्तिगत विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, वहीं कुछ सामूहिक विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। देखिए, ये विशेषाधिकार सामान्यतः सदस्यों को इसलिए प्रदान किए जाते हैं कि विधि निर्माण यानी नीति निर्माण के जो उनके कार्य हैं, वह उनको उन कार्यों को वह भयमुक्त होकर कर सकें, बिना किसी विधिक एक्शन के उनके अंदर कोई भय न रहे, तो इसलिए वो अपने कार्य को सही तरीके से कर पाएंगे। तो इसलिए उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए। कथन 1, सदन के पीठासीन अधिकारी को विशेषाधिकारों के किसी भी प्रश्न की जांच के लिए स्वतः संज्ञान सो मोटो लेने का अधिकार है। कथन सही है। सदन का पीठासीन अधिकारी, चाहे वह लोकसभा के मामले में स्पीकर हो अथवा राज्यसभा के मामले में सभापति हो, उन्हें सो मोटो जो संज्ञान किसी भी विशेषाधिकार उल्लंघन के मामले में संज्ञान लेने का अधिकार है, और वे आवश्यक समझे तो उसे विशेषाधिकार समिति, सदन की विशेषाधिकार समिति को भी मामले को वे रेफर कर सकते हैं। यहां यह ध्यान रखना होगा कि जो लोकसभा की विशेषाधिकार समिति है उसमें 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं। यह समिति विशेषाधिकार के उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच करती है। 2, कथन 2, सांसदों को निवारक निरोध के मामलों में गिरफ्तारी से कोई छूट नहीं है। देखिए, सांसद जो अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन कर सके, इसलिए उन्हें कुछ सिविल वाद के मामलों में कुछ छूट यानी उन्मुक्ति प्राप्त है। उनमें यह उन्मुक्ति है कि अगर संसद का सत्र चल रहा है
तो सत्र के समय में और सत्र के पूर्व 40 दिन और सत्र के बाद के 40 दिन के दौरान उन्हें सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन यह उन्मुक्ति आपराधिक मामलों और निरोध के मामलों में नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह कथन 2 हमारा सही हो जाता है। देखिए, निवारक निरोध से आशय है किसी भी व्यक्ति को एक ऐसे कार्य के लिए, किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध करने से रोकने से पूर्व गिरफ्तार करना, यह निवारक निरोध के अंतर्गत आता है। भारत में कुछ अधिनियम इस प्रकार के बनाए गए हैं जो निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी को विधिक ठहराते हैं, जैसे एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। ठीक है, कथन 3, सदन अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन पर सदन के गैर सदस्यों को भी कारावास से दंडित कर सकता है। यह कथन भी सही है। सदन के जब विशेषाधिकारों का उल्लंघन आएगा तो वह सदन के सदस्यों के साथ साथ गैर सदस्यों को भी कारावास से भी दंडित कर सकते हैं। कथन 3 भी हमारा सही है। तो उपयुक्त तत्वों में से कितने सही हैं? डी, 1, 2 और 3। डी इज द राइट ऑप्शन। कथन तीनों ही हमारे सही हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से एआई से संबंधित कौन सा प्रदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का सबसे प्रत्यक्ष संभावित उल्लंघन होगा? देखिए, अनुच्छेद 21 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि बिना विधि की स्थापित प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एक एआई संचालित चैटबॉट जो चुनाव के दौरान बिना किसी सहमति के राजनीतिक विचारों में हेराफेरी कर रहे जीवन के अधिकार से संबंधित प्रतीत नहीं होता है। पर सबसे प्रत्यक्ष संभावित उल्लंघन हमें देखना है। ऑप्शन बी, पूर्वानुमित पुलिसिंग एल्गोरिदम के परिणाम स्वरूप ठोस सबूत या उचित प्रक्रिया के बिना एआई पूर्वानुमानित व्यवहार के आधार पर व्यक्ति को निवारक हिरासत में लिया जाता है। देखिए, यहां पर यह कार्य एआई के द्वारा किया जा रहा है, तो यह बिना किसी उचित प्रक्रिया के और ठोस सबूत के किया जाए, इसकी पर्याप्त संभावना है। ठीक है, तो इस तरह यह व्यक्ति के अनुच्छेद 21 के तहत जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, क्योंकि अनुच्छेद 21 के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि बिना विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो यहां पर यह स्पष्ट अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन बी हमारा सही विकल्प होगा। भारत में अधीनस्थ विधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, अधीनस्थ विधान वह होता है जहां पर विधायिका अपने अधीनस्थ को अपने विधान संबंधी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, जैसे कि हम मानते हैं कि अगर विधायिका के पास समय नहीं या कार्यभार अधिक है तो वह अपने कार्य मतलब कुछ नीति निर्माण संबंधी कार्यों का जो उनको अपने अधीनस्थों को प्रदान कर सकते हैं, वह कार्यपालिका हो, विशेषज्ञ अथवा तकनीकविद हो। ठीक है, कथन 1, अधीनस्थ विधान विधायिका के अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बनाया गया विधान है। जैसा कि हमने कहा, कथन 1 आपका सही है। यह विधायिका के अधीनस्थ जो पदाधिकारी है या प्राधिकरण है उनके द्वारा बनाया गया विधान है। कथन 2, कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम और विनियम अधीनस्थ विधान के रूप है। सही है, कार्यपालिका द्वारा बनाए गए नियम, विनियम, उपनियम आदि ये अधीनस्थ विधान का ही रूप है। कथन 3, अधीनस्थ विधान को संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक के समान ही विधायी प्रक्रिया के माध्यम से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। कथन सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर पारित हो जाता है साधारण विधेयक तो उसके द्वारा जो अधीनस्थ विधान जो किया जाता है हमारे कार्यपालिका के द्वारा, तो उसको विधायी प्रक्रिया के माध्यम से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। कथन 4, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अधीनस्थ विधान संबंधी अलग अलग समितियां हैं। कथन 4 हमारा सही है। हम जानते हैं कि दोनों ही आपकी लोकसभा हो उसमें 15 सदस्य अधीनस्थ विधान संबंधी समिति होते हैं, राज्यसभा उसमें भी
एक 15 सदस्य अधीनस्थ विधान संबंधी सदस्य समितियां होती हैं। इन समितियों का कार्य यह होता है कि जो अधीनस्थ विधान के लिए कार्यपालिका को जो प्रदान किया गया है वह मूल जो हमारा अधिनियम है या मूल विधेयक है उससे सुसंगत रहे, उसका उल्लंघन ना करे। अगर ऐसा उल्लंघन होता है तो इन समितियों के पास कुछ विशेषाधिकार होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? 1, 2, 4, केवल 3। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति और यूएसए के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में कथन 1, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में स्पष्ट निहित है कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के मामले में कथन सही है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति के मामले में कथन सही नहीं है, तो कथन 1 सही नहीं है। देखिए, सामान्यतः देखने में लग सकता है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जबकि सामान्य जनता द्वारा उन निर्वाचकों को चुना जाता है। देखिए, होता यह है कि अधिक यूएस के मामले में, क्योंकि वहां पर मुख्यतः 2 ही राजनीतिक दल हैं मुख्य रूप से, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष जो राष्ट्रपति का चयन किया जा रहा है, लेकिन नहीं, सामान्य जनता द्वारा निर्वाचकों का चयन किया जाता है और फिर एक निर्वाचक मंडल का गठन होता है और वो फिर उनमें से राष्ट्रपति, जो निर्वाचक मंडल है वो राष्ट्रपति के उम्मीदवारों में से चयन करते हैं। ठीक है, तो कथन 1 सही नहीं है, जबकि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, आर्टिकल 54 में स्पष्ट है। और साथ ही हमें पता है कि एक निर्वाचक मंडल का गठन होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वहीं राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह कथन 1 सही नहीं है। कथन 2 की ओर चलते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में राष्ट्रपति विधानमंडल के निचले सदन को उसका सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग कर सकता है। देखिए, भारत के मामले में ऐसा ही है, अगर मंत्रिपरिषद ऐसी सिफारिश करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति निचले सदन यानी लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका के मामले में यह कथन सही नहीं है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि निचले सदन को भंग कर सके। तो कथन 2 भी सही नहीं है। कथन 3 की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति संघ और राज्य दोनों कानूनों के विरुद्ध अपराधों तक विस्तारित है। ठीक है, जबकि अमेरिका राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति संघीय अपराधों तक सीमित है। ठीक है, देखिए, भारतीय राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां हैं वह 3 भागों में हम बांट लेते हैं कि भाई केंद्रीय विधि जो है, दूसरे अगर राज्य विधि के मामले में और व्यक्ति को मृत्युदंड प्रदान किया गया तो राष्ट्रपति तब भी क्षमादान प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सैन्य न्यायालय द्वारा किसी को दंडित किया गया तो राष्ट्रपति तब भी क्षमादान प्रदान कर सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के मामले में कथन सही है कि क्षमादान शक्ति संघ और राज्य दोनों कानूनों के विरुद्ध अपराध तक विस्तारित है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति संघीय अपराधों तक सीमित है। यह भी सही है, अमेरिकी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति वहां के राज्यों के मामलों में विस्तारित नहीं है। तो इस तरह कथन 3 सही है। कथन 4 की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्षमादान शक्ति का प्रयोग करता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग करता है। कथन 4 भी सही है। भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है, लेकिन ऐसी शक्ति का उपयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह के उपरांत ही करते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। सो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सी, केवल 3 और 4। सो इस तरह विकल्प सी हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य के जनजातीय क्षेत्रों पर छठी अनुसूची का अनुप्रयोग संसद की साधारण विधि द्वारा किया जा सकता है? नहीं। हम जानते हैं अनुच्छेद 244 में यह प्रावधान बताए गए हैं। तो छठी अनुसूची में अगर किसी अन्य राज्य को शामिल करना है तो इसके लिए अनुच्छेद 244 से संशोधन करना होगा, जो साधारण विधि द्वारा
नहीं किया जा सकता। इस तरह कथन एक सही नहीं है। ठीक है, कथन दो की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार छठी अनुसूची के प्रावधानों में संशोधन करने वाला संसद का अधिनियम अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। देखिए, हम जानते हैं छठी अनुसूची में ही स्पष्ट रूप से प्रावधान किए गए हैं कि अगर छठी अनुसूची के प्रावधान में कोई संशोधन करने वाला संसद का अधिनियम बनाया जाता है तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये कथन हमारा सेकंड सही है। तो इस तरह कथन ऑप्शन डी, कथन एक गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है, हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हम जानते हैं अनुच्छेद 352 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में स्पष्ट रूप से प्रावधान किए गए हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति उचित समझे तो वह संपूर्ण भारत में अथवा भारत के किसी क्षेत्र में राष्ट्रीय आपातकाल को लागू कर सकते हैं अगर उन्हें महसूस होता है कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में। ऐसा करने के लिए तीन आधार हैं। युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। साथ ही हमें ध्यान रखना चाहिए कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 44वें संविधान संशोधन के तहत यह स्पष्ट प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति ऐसे किसी भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पीएम यानी प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट की लिखित सिफारिश के उपरांत ही कर सकते हैं। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के उपरांत ही भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द को शामिल किया गया। इससे पूर्व कैबिनेट शब्द भारतीय संविधान में शामिल नहीं था। यह भी एक फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ एक अन्य बात यह है कि अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो इसे बाह्य राष्ट्रीय आपातकाल बोला जाता है। अगर सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र आंतरिक विद्रोह के आधार पर यह राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो इसे आंतरिक आपातकाल बोला जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल का क्या प्रभाव होता है। अनुच्छेद 358 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य आधार पर लगाया गया यानी युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाया गया है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएंगे। अर्थात यह स्वतः निलंबन का जो प्रावधान है, अनुच्छेद 19 के तहत जो अधिकार प्राप्त है उनके स्वतः निलंबन का प्रावधान है, वह सशस्त्र विद्रोह के आधार पर निलंबित नहीं होता है स्वतः। ठीक है, तो इस तरह कथन एक हमारा सही हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 के तहत ही आता है, यह तब निलंबित होगा जब युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगाया जाता है, तो तभी स्वतः निलंबित हो सकता है। तो इस तरह कथन एक सही है। कथन दो की ओर चलते हैं। जब युद्ध के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तब भारत की समेकित सीमा में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है। कथन दो सही है क्योंकि मैंने कहा कि अगर युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त सभी अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार अनुच्छेद 19 एक सब क्लॉज डी में आता है। तो इस तरह यह स्वतः निलंबित हो जाएगा अर्थात नागरिकों को प्राप्त नहीं होता। कथन तीन, किसी भी आधार पर लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान शोषण के विरुद्ध अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद 359 में स्पष्ट प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 व 21 के तहत जो मूलाधिकार प्राप्त है उन्हें छोड़कर अन्य सभी मूलाधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, यानी अनुच्छेद 20 और 21 का प्रवर्तन निलंबित नहीं होता है। ठीक है, लेकिन शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह अनुच्छेद 29
अनुच्छेद 23 और 24 के तहत प्राप्त होता है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह अनुच्छेद 23 और 24 के तहत प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अनुच्छेद 359 में स्पष्ट प्रावधान है कि सिर्फ 20 और 21 के तहत मूल अधिकार जो प्राप्त है उन्हें छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित किया जा सकता है। तो इस तरह कथन 3 भी हमारा सही है। यहां ध्यान रखने योग्य एक बात है कि इन मूल अधिकारों प्रवर्तन निलंबित होता है, यानी अनुच्छेद 32 के तहत जो न्यायालय जाने का अधिकार है वो निलंबित होता है, ना कि यह मूल अधिकार स्वतः निलंबित होते हैं। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? सी सभी 3, विकल्प सी सही आंसर होगा। तो धन्यवाद आप सभी का इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है, आप सभी लोगों को यही सुझाव होगा कि अधिक से अधिक जो आप लोगों पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन कीजिए। ठीक है, कुछ भी नया पढ़ने से आप बचने की कोशिश कीजिए। मॉक थोड़े बहुत आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन मॉक से अभी बचा जा सकता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स पार्ट को आप लोग मजबूत कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद।